नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ-साथ आपकी पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इकोनॉमिक्स का यह 5वां क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है उद्योग। उद्योगों के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। चूँकि उद्योगों का चैप्टर थोड़ा-सा बड़ा है और काफ़ी सारे फैक्ट्स इसमें आते हैं, तो इस वजह से इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। आज जो पहला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें हम उद्योगों से जुड़ी हुई, इंडस्ट्रीज़ से जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। सेकंड पार्ट जो इसका आएगा उसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख उद्योगों के विषय में। कौन-कौन से उद्योग किस-किस क्षेत्र में अवस्थित हैं, कौन-कौन सा स्टेट जो है किस-किस चीज़ की प्रोडक्शन में आगे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के विषय में। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 में आया था, तो इस डेट से आप रिलेट कर सकते हैं कि 1948 का समय वो समय था जब भारत को आज़ाद हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था और इस टाइम पर भारत के औद्योगिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं हुए थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन चला आ रहा था। तो अंग्रेजी शासन ने अपने फ़ायदे के अनुरूप चीज़ों को देखा था, अपने फ़ायदे के अनुरूप चीज़ों को बनाने का प्रयास किया था। भारत की आर्थिक दशा को सुधारने की कंडीशन में, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने की दशा में उन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया था। ठीक है, तो 1948 का समय वह समय था, भारत आज़ाद हो चुका था और इस क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पर थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने यह महसूस किया कि इस टाइम पर हमें अपने इस सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ा सा ग्रो करने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो इसी क्रम में 8 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से देश की पहली औद्योगिक नीति प्रकाश में आती है और इसी औद्योगिक नीति के द्वारा भारत में मिश्रित, यानी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है अपनी, भारत की मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव डालने का काम जो है इसी औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद में 1951 में आता है आपका उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951। 8 मई 1952 को ये लागू हुआ था। इसका जो टारगेट था, मोटिव था, लक्ष्य था, वो था जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा निजी क्षेत्र है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भागीदारी जो है सार्वजनिक क्षेत्र में की जाए, ताकि बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में काम किया जा सके, नई-नई इंडस्ट्रियों की स्थापना की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। ठीक है, 1951 के बाद फिर 1956 में औद्योगिक नीति आती है, जिसकी घोषणा हुई थी 30 अप्रैल 1956 को। ठीक है, जैसे आप देखते हैं भारत के जो उद्योग हैं वर्तमान स्वरूप, जैसे हम इंडस्ट्रीज का देखते हैं, तो मुख्य रूप से 3 भागों में हमारी इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं? जो पब्लिक सेक्टर के उद्योग जिनको कहा जाता है। एक तरह से अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे उद्योग जिनका नियमन या संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, तो वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आते हैं। निजी क्षेत्र के उद्यम वे होते हैं जिनमें सरकार का कोई बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। और संयुक्त क्षेत्र के उद्यम ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों कोऑपरेशन के साथ में, यानी दोनों एक दूसरे के सहयोग में लेकर के उन चीज़ों को संचालित करते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक नीति जो 1956 की थी, इसका काम था या इसका उद्देश्य हम इस तरीके से कह सकते हैं कि समाजवादी तरीके से, सोशलिस्टिक वे में एक अच्छे समाज की स्थापना करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्योगों के द्वारा क्या करना, एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार उपलब्ध कराना। इसके बाद में एक नई औद्योगिक नीति आती है 1991 में, जिसकी घोषणा 24 जुलाई 1991 को हुई। और ये औद्योगिक नीति जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, बहुत सारे नियम कानून जो है इसमें आए। इसकी कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये है कि औद्योगिक लाइसेंस से मुक्ति दे दी गई थी बहुत सारी उद्योगों को। जैसे वर्तमान में अगर बात की जाए तो केवल 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, यानी आप कोई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री खड़ी करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन 5 कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी है। जैसे अगर तंबाकू से जुड़ा हुआ कोई उद्यम है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। शराब उद्योग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता रहती है। जो हानिकारक रसायन होते हैं, खतरनाक रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, उनके लिए, उनके उससे जुड़े हुए उद्योग के लिए हमको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। औद्योगिक विस्फोटक से जुड़े हुए जो भी उद्यम है उनके लिए भी लाइसेंस
लाइसेंस की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो रक्षा उत्पाद हैं, डिफेंस प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, एयरोस्पेस से जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्री है, उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रमुख कार्य था 1951 की औद्योगिक नीति का उद्योगों को अनारक्षित करना। अनारक्षित का मतलब है कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी वो सरकार के अधिग्रहण में थी, सरकार के ही अंडर में वो काम करती थी, सरकार ही उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, सरकार ही उनके लिए कोई नियम विनियम बना सकती है, सरकार ही उस क्षेत्र में कुल मिलाकर के काम कर सकती है। तो इससे क्या हुआ था, उद्योगों को अनारक्षित किया ताकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी इन उद्योगों में हो सके, ताकि उनका विकास में जो है योगदान दिया जा सके। जो भी धन कुबेर लोग होते हैं, जो भी कह सकते हैं पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जो है उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया गया सरकारी फैक्ट्रियों में या सरकारी कंपनियों में या सरकारी उद्यमों में, ताकि सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं मिलकर के काम करें और उद्योगों को, अपने जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, उसको ग्रो करने का प्रयास करें। 2014 में रेल बुनियादी ढांचे में जो हमारा रेल का स्ट्रक्चर है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की क्या दे दी गई थी, परमिशन दे दी गई थी कि अब रेलवे में जो भी काम होते हैं उसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का आदमी भी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि एक तरह से बजट भी बढ़ेगा रेलवे का। दूसरी चीज़, जो आधारभूत चीज़ें हैं या जो भी कह सकते हैं सुविधाओं में कमी है, बाहर से जब पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो क्या होगा, उसमें भी सुधार होने की जो है गुंजाइश बनी रहेगी। 2014 में जो है इस काम को किया गया था कि रेल के जो बुनियादी स्ट्रक्चर थे उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को परमिशन दे दी गई थी। वर्तमान में पब्लिक सेक्टर के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल 2 औद्योगिक क्षेत्र आरक्षित हैं। आरक्षित का मतलब है कि ऐसे 2 क्षेत्र हैं जिसमें प्राइवेट व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। एक आपकी एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, दूसरा रेलवे का प्रचालन। ठीक है, रेलवे प्रचालन में अगर बात करें तो निर्माण कार्य को छोड़ करके, उसके रखरखाव को छोड़ करके, प्रचालन संचालन को छोड़ करके बाकी सारे काम हैं वो जो है अनारक्षित हैं। ये सारी चीज़ें जो है आरक्षित हैं। ठीक है, एमआरटीपी परिसंपत्ति सीमा एक जो कि 100 करोड़ की थी उसको समाप्त कर दिया गया। एमआरटीपी का मतलब क्या है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानिए, मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इसको कहा जाता है। नई इकाइयां जो भी स्थापना की जाती है, कोई नई औद्योगिक इकाई स्थापित की जा रही है, तो उसके लिए क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती थी। ठीक है, तो उसके लिए जो एमआरटीपी की सब परिसंपत्ति सीमा समाप्त की गई थी, तो इससे क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि अगर नई औद्योगिक इकाई स्थापित करनी है तो हर औद्योगिक इकाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन या उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। तो उसका जो प्रतिबंध था, एक तरह से बॉन्डिंग थी, वो हटा दी गई। ये जो काम किया गया था, ये राघवन समिति जो कि 2000 में आई थी या 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, इस समिति की अनुशंसा पर यह काम किया गया था। तो एमआरटीपी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसके स्थान पर एक नई चीज आई, सीसीआई। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। एमआरटीपी के स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया 2009 में, और इस आयोग के अध्यक्ष थे अशोक चावला। ठीक है, चौथा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था विदेशी निवेश एवं विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन, कि बाहर के लोगों का या बाहर से जो भी देश हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें हमारी कंट्री में। इसके अलावा जो कह सकते हैं विदेशी टेक्नोलॉजी है वो, क्योंकि हमारा देश जो है अन्य विकसित देशों की अपेक्षा में टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे था, तो जो विकसित देशों की टेक्नोलॉजी थी उसको प्रमोट किया गया या उसको प्रमोट करने का काम किया गया, ताकि हमारे देश में भी तकनीकी को विकसित किया जा सके। जैसे रिटेल ट्रेडिंग होता है, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा होती है, लॉटरी, जुआ सट्टा, ये जो सेक्टर हैं ये जो है बाहर रखे गए विदेशी निवेश से, मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनमें बाहर के व्यक्ति द्वारा या बाहर के किसी देश द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाना प्रतिबंधित था। एक रिटेल ट्रेडिंग है, परमाणु ऊर्जा है, लॉटरी है, जुआ सट्टा, इस सेक्टर में बाहरी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, एक आपका एक्ट था फेरा एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है फेरा। फेरा का पूर्ण रूप क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके स्थान पर
फेमा का कार्यान्वयन किया गया, मतलब फेरा को फेमा में चेंज कर दिया गया 2001 में। फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। काम लगभग दोनों का एक ही था। ये फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय के लिए जो नियम कानून बनाते थे उसका काम करता था फेरा। लेकिन इस फेरा की जो नीतियां थी, इसकी जो पॉलिसी थी, वो बहुत ज़्यादा कठोर थी, जिससे बाहरी लोग जो है इसमें पूर्ण रूप से या सुविधाजनक तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो इसी को थोड़ा सा सुगम बनाने के लिए फेमा का कार्यान्वयन किया गया। ये 1 जून 2001 से लागू हुआ। ठीक है। फेरा जो है ये वास्तविक रूप में कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 1974 से। 1998 में वाजपेयी की सरकार आई थी, तब इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियों के बारे में। मिनी रत्न के बारे में सबसे पहले देखें तो वर्तमान में मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है 74। अब मापदंड, मापदंड का मतलब है कि कोई भी कंपनी कब मिनी रत्न कंपनी का दर्जा उसको दिया जाएगा, उसके पीछे क्या उसके मापदंड हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि वो कंपनी जो है वो पब्लिक सेक्टर की होनी चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र की होनी चाहिए। ठीक है। और दो जो शर्तें हैं इसके लिए वो ये हैं कि उस कंपनी ने पिछले लगातार 3 सालों से प्रॉफिट कमाया हो, लॉस में न गई हो, और उसकी जो टोटल संपत्ति हो, टोटल नेटवर्थ जो उसकी हो, वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, मतलब वो ऋणग्रस्त नहीं होनी चाहिए। तो उसको मिनी रत्न का दर्जा दिया जा सकता है। यहाँ पर हम कुछ नाम देख रहे हैं जो कि कुछ प्रमुख मिनी रत्न कंपनियों के नाम हैं। इनके नाम आपको जानना आवश्यक है, तो यहाँ से इनको देख सकते हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये एक मिनी रत्न है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये कुछ मिनी रत्न या कुछ कह सकते हैं प्रमुख मिनी रत्न कंपनियों के नाम हैं। इसके बाद में नवरत्न एवं महारत्न के बारे में बात करते हैं, तो भारत सरकार ने ये जो नवरत्न योजना या महारत्न योजना थी, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नवरत्न योजना जो है आई थी आपकी 1997 में, और महारत्न योजना आई थी आपकी 2010 में। ठीक है। नवरत्न कंपनियां 1,000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती हैं। नवरत्न कंपनियों को यह अधिकार है कि अगर उनकी कंपनी में बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और कितने तक का? 1,000 करोड़ तक का। तो 1,000 करोड़ तक का कोई अगर इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट पर उस कंपनी को सरकार से परमिशन लेने की या उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। अगर 1,000 करोड़ से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए उसको सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। महारत्न कंपनियों के विषय में अगर बात करें तो उनको यह रियायत 5,000 करोड़ रुपए तक दी गई है। यानी अगर महारत्न कंपनी है तो उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक उसको सरकार की पूर्व सहमति लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है। वर्तमान में बात की जाए तो नवरत्न कंपनियों की संख्या है 14 और महारत्न कंपनियों की संख्या है 10। अब मिनी रत्न का नाम आप याद रखें या न रखें, नवरत्न और विशेष रूप से अगर बात करें तो महारत्न कंपनियों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि महारत्न से अक्सर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ जो नाम दे रखे हैं ये कुछ नवरत्न कंपनियों के नाम हैं। इनके मुख्यालय और स्थापना वर्ष दे रखे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलोर में इसका मुख्यालय, 1940 में स्थापना। MTNL जिसको कहते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है, 1986 में स्थापना हुई थी। नालको जिसका के पूर्ण रूप है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, उड़ीसा में इसका मुख्यालय है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, केवल आपको याद रखना है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली हेड ऑफिस है, 1986 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम में इसका हेड ऑफिस है, 1959 में इसकी स्थापना हुई। NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड जो है हैदराबाद में हेड ऑफिस है, 1958 में स्थापना हुई। ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है, 1969 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम में इसका मुख्यालय है, 1982 में स्थापना। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई, 1961। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, न्यू दिल्ली, 1965। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड,
न्यू दिल्ली 1960 और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली 1988। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे महारत्न। महारत्न कंपनी होने के लिए क्या मापदंड है? महारत्न होने के लिए सबसे पहला जो शर्त है वो ये है कि कंपनी जिसको महारत्न का दर्जा दिया जाना है वो पहले से नवरत्न कंपनी की कैटेगरी में होनी चाहिए, पहली शर्त। ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी। तीसरा है कि पहले जो लास्ट के 3 साल हैं उन 3 सालों में उसका जो एवरेज कारोबार है वो 25,000 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए और इस दौरान इन्हीं 3 सालों में उस कंपनी के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये जो मापदंड हैं, अगर इन मापदंडों को कोई भी नवरत्न कंपनी अगर पूरा करती है तो उसे महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। अब यहाँ पर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए। इनमें से कई बार इनकी स्थापना से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यालय तो शायद कभी कभार ही पूछ लिए गए हो, नहीं तो नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन इन महारत्न कंपनियों की जो स्थापना वर्ष हैं वो कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैचिंग वाले प्रश्न भी यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहली है सेल, जिसको कहते हैं हम स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। 1974 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में। ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, इसको 1956 में स्थापित किया गया, मुख्यालय देहरादून में है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना भी 1975 में हुई, कोलकाता में मुख्यालय है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1964 न्यू दिल्ली। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल के नाम से इसको जाना जाता है, 1984 में स्थापना, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल 1964 में स्थापना, न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस। इसके बाद में आपकी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल 1977 मुंबई में हेड ऑफिस। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974 मुंबई में हेड ऑफिस और पीजीसीआई 1989 न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस। इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब एक टर्म आता है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पब्लिक सेक्टर के उद्यम होते हैं, पब्लिक सेक्टर के उद्योग होते हैं, उनका सरकारी हिस्सा, सरकारी हिस्से को कहा जाता है इक्विटी, ठीक है, तो उनका जो सरकारी हिस्सा होता है वो बेच दिया जाता है। इस प्रोसेस को विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। सरकार ने विनिवेश पर बनी रंगराजन समिति 1991 की सिफारिश पर विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में ही प्रारंभ कर दी थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रंगराजन समिति किससे संबंधित है? विनिवेश से संबंधित है, डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि विनिवेश डिपार्टमेंट जो है, विनिवेश विभाग जो है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय निवेश कोष, इस कोष की स्थापना हुई थी 2005 में। और किसके लिए इसकी स्थापना हुई थी, क्या मोटिव था इसका? कि जो सार्वजनिक उद्यम है, पब्लिक सेक्टर के उद्यम है, उनके विनिवेश से जो राजस्व या रेवेन्यू प्राप्त होगा उसके यूज किस तरीके से किया जाएगा, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना की गई थी। जो राशि जरूर या जो रेवेन्यू यहाँ से प्राप्त होगा उस राशि का प्रबंधन 3 मैनेजमेंट कंपनियों के द्वारा किया जाता है। वो कौन कौन सी 3 कंपनी हैं? एक आपकी यूटीआई हो गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं जो कि उद्यमों के विनिवेश से जो रेवेन्यू मिलता है उसके इस्तेमाल को सुनिश्चित करती हैं। ये जो राशि प्राप्त होती है टोटल, इस पूरी राशि का, इस पूरे पैसे का 75% जो है शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वहाँ पर इसको खर्च किया जाता है। 25% जो पैसा है वो पब्लिक सेक्टर की इकाइयों में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका खर्चा जो है वो नियंत्रित होता है। अब इसके बाद में आते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन सा उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की कैटेगरी में रखा जाता है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में वे उद्योग आते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ तक का होता है। मतलब 1,000 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट होता है, 1 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सूक्ष्म उद्योग कहलाते हैं। जबकि 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक का होना चाहिए।
अब लघु उद्योग कौन से होंगे? जिनमें 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा हो और टर्नओवर उनका 50 करोड़ तक का हो। ऐसे ही मध्यम उद्योग कौन से कहलाएंगे? जिनमें 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर उसका 100 करोड़ के आसपास हो। और ये पूरी जो क्राइटेरिया है या जो पूरी कह सकते हैं मापदंड हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के, ये किस कैटेगरी में है या किस क्षेत्र में है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में लघु उद्योग से संबंधित कुछ समितियां अक्सर करके परीक्षा में पूछ ली जाती हैं और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कोई सी समिति या कोई समिति का नाम दे देगा। जैसे आपसे पूछ लिया कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, तो ये लघु उद्योग से जुड़ी हुई समिति है। तो नायक समिति, आबिद हुसैन समिति और मीरा सेठ समिति जो है ये लघु उद्योग से जुड़ी हुई समितियां हैं। और स्पेसिफिकली पूछा जाए मीरा सेठ समिति के बारे में तो ये लघु उद्योग, क्योंकि हथकरघा क्षेत्र जो होता है, हाथ से बुनाई वाला जो क्षेत्र होता है, ये भी लघु उद्योग की कैटेगरी में आता है। तो अगर स्पेसिफिक रूप से पूछा जाए मीरा सेठ समिति के बारे में तो ये हथकरघा क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि। इसकी स्थापना जुलाई 2011 में हुई और विशेष रूप से इसको स्थापित करने के पीछे या मतलब कह सकते हैं ये किसके लिए स्थापित की गई थी? जो असंगठित क्षेत्र के जो काम करने वाले लोग हैं, कामगार हैं, चाहे वो कोई रिक्शा चालक है, चाहे वो रेहड़ी लगाने वाला है या कोई बुनकर है, तो ऐसे लोगों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की गई थी। लघु उद्योग से जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं हैं, उनके स्थापना वर्ष भी आपको याद रखने हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1955 में स्टैब्लिश हुआ। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ये 1952 में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1953 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1956 में। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में। दीनदयाल करगा प्रोत्साहन योजना 2000 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड कई बार पूछा गया है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। केंद्रीय रेशम बोर्ड जो है ये जो है 1949 में, 1952 में इसका पुनर्गठन हुआ। ठीक है, एक ही चीज है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड, अलग अलग मत समझना। प्रमुख औद्योगिक वित्तीय संस्थान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड आईएफसीआई की स्थापना 1948 में। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश लिमिटेड आईसीआईसीआई के नाम से इसको जाना जाता है। जनवरी 1955 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई 1964 में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नाम से इसको जाना जाता है 1990 में। सिडबी कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज की जो जानकारी थी वो आपको अच्छी लगी होगी। ये पहला वीडियो था उद्योगों से रिलेटेड। सेकंड वीडियो में हम भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में बात करेंगे। इसी की तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बने रहना है, आपको अपना सपोर्ट बनाए रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।